वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 20 फरवरी 2025 और 20 फरवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे कि भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन महिला प्रीमियर लीग में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने नए मुख्यालय केशव कुंज का किया उद्घाटन। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। मात्र 15 से 18 मिनट की ये क्लास एग्जाम के लिए हाई फाई रहने वाली है, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि मैंने टेलीग्राम पर किस प्रकार के क्वेश्चन डाले थे। वो एमपी पीपीएस का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैंने टेलीग्राम पर और मेरे द्वारा जो करवाए गए थे हूबहू मैंने आपको प्रूफ के साथ में मैंने टेलीग्राम पर पूरी उसकी सूचना दी है। देख सकते हो कि किस प्रकार का करंट आपसे पूछा जा रहा है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। किसे भारत का नया 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार को। इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण द्वारा भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में कौन सा मिशन शामिल है? एक तो गगनयान और चंद्रयान 4। इंडोनेशिया ने किस देश को हराकर पहली बार एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो चीन को हराकर। जीसीसी नीति 2025 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो बन चुका है मध्य प्रदेश। सऊदी अरब किस वर्ष पहले ओलंपिक ए स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा? तो सन 2027 में। भारतीय नौसेना ने अपने 8वें मिसाइल कम अम्यूनिशन बारज SLMA 11 यानी कि यार्ड 79 का शुभारंभ कब किया? 14 फरवरी 2025। जी सफल योजना का पूरा नाम क्या है? गुजरात स्कीम फॉर अत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स। ये है गुजरात की नई योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भारत में कब लॉन्च किया गया? 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये है अपनी वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज। इसके अंदर आपको डेली टेस्ट डेली पीडीएफ मिल रही है, वीकली टेस्ट मिल गया, मंथली टेस्ट मंथली पीडीएफ सब कुछ आपको मिल चुका है। तो गजब तरीके की टेस्ट सीरीज है, मात्र 100 रुपए के अंदर। और आपको 31 दिसंबर 2025 तक आपको इसके अंदर करंट मिलेगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने और बड़ा ही गजब का है। भारतीय सेना और जापानी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? और कल आपने देखा होगा मैंने वो एमपीपीसीएस का एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आया था युद्ध अभ्यास का, किस प्रकार का प्रश्न आया कि सीधा ही आया था कि जैसे एक तरफ दे दिया रूस और एक तरफ दे दिया इंद्र अभ्यास, एक तरफ दे दिया जैसे जापान, एक तरफ दे दिया धर्म गार्जियन। यानी कि भारत है वो किस देशों के साथ कौन सा अभ्यास करता है, उस प्रश्न का ये मतलब था। तो उत्तर उसका था, मैंने बता ही दिया भी, भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ था, उसका नाम था सीधा युद्ध अभ्यास। वो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, लेकिन वहां पे ऑप्शन में था थाईलैंड। तो थाईलैंड में यहाँ पे 4 नंबर उत्तर होगा इसका। कल मैंने टेलीग्राम पे सारी प्रूफ डाला था, वो देख लेना आप किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 25 फरवरी से ये स्टार्ट होगा और 9 मार्च 2025 तक चलेगा। कौन सा अभ्यास है? धर्म गार्जियन। ये पिछले साल तो अपने राजस्थान के अंदर ही हुआ था और अब की बार ये जापान के अंदर ही हो रहा है। जापान के अंदर होगा। तो 25 फरवरी से स्टार्ट होगा और 9 मार्च तक चलेगा। तो नाम धर्म गार्जियन। कौन सा संस्करण? छठा। तारीख 25 से 9 मार्च। कहां पर स्थान? माउंट फूजी, जापान। संबंधित देश भारत और जापान के बीच। मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामंजस्य और स्नेह सैन्य योग्य सैन्य सहयोग बढ़ाना, युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों का संयुक्त अभ्यास करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। हालांकि मुख्य उद्देश्य कम ही एग्जाम में आते हैं, लेकिन तारीख वगैरह इनका संस्करण और कौन सा युद्ध अभ्यास है ये एग्जाम में पक्के ही पूछे जाते हैं। और आपको पता है अभी बीकानेर में भारत और मिस्र के बीच में भी अभ्यास चल रहा है।
साइक्लोन। अगला, भारत की अंडर 19 स्टार जी कमलिनी ने महिला प्रीमियर लीग में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है। उन्होंने ये उपलब्धि किस वर्ष हासिल की है? ये की है सन 2025, क्योंकि अभी अभी ताजा बस आईपीएल की शुरुआत होने वाली है, तो उसके लिए अंडर 19 स्टार जी कमलिनी ने महिला प्रीमियर लीग में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है। तो जो महिला प्रीमियर लीग है उनका आगाज हो चुका है। ये 14 फरवरी से स्टार्ट हुए थे, 14 फरवरी से स्टार्ट हुए और अभी भी वर्तमान में चल रहे हैं और ये मार्च तक चलेंगे। तो इनमें सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है जी स्टार कौन सी? जी कमलिनी। देखो, भारत की अंडर 19 स्टार जी कमलिनी ने महिला प्रीमियर लीग में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा। सबसे युवा महिला प्रीमियर लीग डब्ल्यू डेब्यू, तो इसमें देखें 16 साल 213 दिन की उम्र में कमलिनी ने शबनम शकील जो 16 साल 263 दिन 2024 का रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका समय देखो 16 साल 263 दिन और इनका है 16 साल 213 दिन का। देखो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले वर्ष थी ये शबनम शकील और अब की बार अपनी भारतीय खिलाड़ी बन गई जी कमलिनी। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। टाटा समूह के किस चेयरमैन को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट ऑर्डर सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है? तो टाटा सन्स के किस चेयरमैन को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट कौन सा है ये ऑर्डर, जिसका नाम है सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया? और इसका एक और नाम है जिसको मानते हैं नाइटहुड सम्मान। इसको क्या कौन सा सम्मान है ये? इसका दूसरा नाम है नाइटहुड सम्मान। तो ये सम्मानित किया गया नटराजन चंद्रशेखरन को। इसको ऑप्शन नंबर सी, नटराजन चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट ऑर्डर नाइटहुड सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। देखो, टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में उनके योगदान और उनके सेवाओं के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट ऑर्डर सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया। इसे नाइटहुड सम्मान के सम्मान से भी जाना जाता है, यानी कि नाइटहुड सम्मान के नाम से भी इनको जानते हैं। इसके अलावा मई 2023 के अंदर देखो इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दे ला लीजियन द ऑनर से इनको सम्मानित भी किया गया था। इनको फ्रांस का भी 2023 के अंदर मिला और अब की बार इनको ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान मिला है। कौन सा? नाइटहुड सम्मान। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसको मिला नटराजन चंद्रशेखरन को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने अपने नए मुख्यालय केशव कुंज का आधिकारिक उद्घाटन किस शहर में किया है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने अपने नए मुख्यालय केशव कुंज का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है नई दिल्ली में। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। अब बात आई है नई दिल्ली की, तो कल आपने एक न्यूज देख ली होगी, क्योंकि चुनाव हुए थे दिल्ली के अंदर, उसके अंदर भाजपा ने जीती थी 48 सीटें। थोड़ी चीजें बता देता हूँ। भाजपा ने 48 सीटें जीती। तो इससे पहले थी महिला, दिल्ली की तीसरी महिला सीएम थी आतिशी मारलेना, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब आ गई दिल्ली की चौथी सीएम, दिल्ली की चौथी महिला सीएम। याद रखना, दिल्ली की चौथी महिला सीएम आ गई रेखा गुप्ता। कौन आ गई? रेखा गुप्ता बन चुकी है और आज रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम के रूप में आज शपथ भी लेने वाली है। तो वैसे तो महिला की बात करें तो वो चौथी महिला बन गई और देश की वो 18वीं महिला बनी है। देश की 18वीं महिला बनी है। कौन है? रेखा गुप्ता। और आज 11 बजे वो रामलीला मैदान के अंदर वो अपना शपथ ग्रहण करेगी नए सीएम के रूप में दिल्ली के अंदर। तो ये चीज आपको नोट कर लेना। बाकी कल मैं आपको इसकी करंट के अंदर पूरी डिटेल करवाऊंगा। तो पहली बार ये विधायक चुनी गई है रेखा गुप्ता और ये दिल्ली की नई सीएम बनने जा रही है। आज चौथी महिला ये सीएम बनेगी। ठीक है, ये बात थोड़ी सी नोट कर लेना आप। बाकी कल मैं आपको इसकी डिटेल करवा दूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नई दिल्ली के झंडेवालान में अपने अत्याधुनिक मुख्यालय केशव कुंज का आधिकारिक उद्घाटन किया है। यह विशाल परिसर 4 एकड़ में फैला हुआ है और 5 लाख वर्ग फीट क्षेत्र को कवर करता है। कितने? 4 एकड़ में फैला हुआ है और 5 लाख वर्ग फीट क्षेत्र को कवर करेगा।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 19 फरवरी 2025 को नए मुख्यालय में कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम की मेजबानी भी की है। नोट कर लेना इस प्रश्न को भी। आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत, इन्होंने 19 फरवरी 2025 को जो नया मुख्यालय है ना ये केशव कुंज, यहाँ पर कार्यकर्ता मिलन इस कार्यक्रम की मेजबानी की है। इसके अलावा 21 और 23 मार्च 2025 को बेंगलुरु में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक से पहले यह एक सम्मेलन महत्वपूर्ण आयोजित होगा, यानी कि बेंगलुरु के अंदर एक सम्मेलन होगा, उससे पहले यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण आयोजन होने वाला है। नेक्स्ट, केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 फरवरी 2025 को किस स्थान पर राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित शहरी भू सर्वेक्षण, जिसको बोलते हैं नक्शा पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि केंद्रीय विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने किस स्थान पर राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित शहरी भूमि सर्वेक्षण, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं नक्शा, इस पायलट कार्यक्रम की शुरुआत की है? रायसेन मध्य प्रदेश। कहां पर की है? रायसेन मध्य प्रदेश के अंदर इसकी शुरुआत की है। देखो तारीख 18 फरवरी 2025, स्थान रायसेन मध्य प्रदेश। उद्देश्य व कार्य क्षेत्र देखो, शहरी भूमि सर्वेक्षण प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना, भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन कर बेहतर शहरी नियोजन में सहायता करना, भूमि विवादों को कम करना और पारदर्शिता बढ़ाना। इसके अलावा 152 ULBS में 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू किया जाए, यानी कि शहरी जो भूमि है उसके सर्वेक्षण के बारे में ये पायलट परियोजना शुरू की गई है, जिसका नाम क्या है? नक्शा। शॉर्टकट में आपसे पूछे इसका नाम क्या है? नक्शा पायलट कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखो, वेस्ट रिसाइकलिंग और क्लाइमेट चेंज 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? वेस्ट रिसाइकलिंग और क्लाइमेट चेंज 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है भूपेंद्र यादव ने। कौन? अपने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव ने। इन्होंने वेस्ट रिसाइकलिंग और क्लाइमेट चेंज 2025, इसको मुख्य उद्देश्य है जो कचरे का, आपने सुना होगा, कचरे का जो पुनर्चक्रण ना उसको बढ़ावा देना, कचरे का पुनर्चक्रण ना उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो उद्घाटनकर्ता केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। तारीख 18 फरवरी 2025। अब इसका कोई स्थान फिक्स नहीं है भी कहां पर किया है। आयोजक रिसाइकलिंग और पर्यावरण उद्योग संघ भारत, इसके आयोजक। मुख्य उद्देश्य कचरे के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर चर्चा करना। और भारत हर साल लगभग 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न करता है, यानी कि 62 मिलियन टन है वो कचरा उत्पन्न करता है। कौन सा देश है? भारत करता है। तो याद रखना बढ़िया तरीके से। मत्स्य 6000 क्या है? अब इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम के अंदर सीधे सीधे। मत्स्य 6000, तो ये आपके सामने है, तस्वीर में देखो। सबसे पहले आप मत्स्य 6000, ये है एक मानव युक्त गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी। क्या है? एक पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 6000, एक मानव युक्त गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी। तो ये देखो तस्वीर में, इसमें सिर्फ आपको 3 ही व्यक्ति जा सकते हैं। तो मत्स्य 6000 एक अत्याधुनिक चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में जाने वाली मानव युक्त पनडुब्बी है, जिसे भारत सरकार के डीप ओशन मिशन के तहत विकसित किया गया। कौन सा मिशन है? डीप ओशन मिशन, ये याद रखना। डीप ओशन मिशन के तहत इसको विकास किया गया है। यह समुद्रायन परियोजना का हिस्सा है, जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा है। याद रखना, पृथ्वी विज्ञान जो मंत्रालय ना उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसकी जो क्षमता है, इसमें सिर्फ 3 ही व्यक्ति जा सकते हैं। 2.1 मीटर गोलाकार संरचना के भीतर जा सकते हैं। सिर्फ इसके अंदर जो मत्स्य 6000 है ना, सिर्फ इसके अंदर 3 ही व्यक्ति जा सकते हैं। अभी इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है भी, हाँ बढ़िया तरीके से ये पनडुब्बी समुद्र के अंदर जा रही है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है। पहला है कि भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जैन ने फिलीपींस में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया है। महत्वपूर्ण कर लेना इस लाइन को
कि भारतीय राजदूत है हर्ष कुमार जैन, उन्होंने फिलीपींस के अंदर प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक है तिरुवल्लुवर, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया। दूसरा है पूर्व मुंबई क्रिकेट कप्तान और भारतीय घरेलू क्रिकेट के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है मिलिंद रेगे का 19 फरवरी 2025 को 76 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। तो पूर्व क्रिकेट कप्तान है कौन है? मिलिंद रेगे, इनका 19 फरवरी 2025 को निधन हो गया। तो ये दोनों बातें अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ है दुबई के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसका जवाब देना है। अब देखो अपनी यस्टरडे डोज क्या थी? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? ध्यान रखना 1976 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? वो है अनुच्छेद 143। और भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? वो हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की। मैंने देखा था कल, मैंने सारे विद्यार्थियों के, सभी साथियों के ना कमेंट बढ़िया तरीके से मैंने देखे थे। लगभग 5 से 7 विद्यार्थियों ने बस जवाब दिए थे इन क्वेश्चनों का। अब आप कहते हो कि सर वन लाइनर क्वेश्चन करवाओ, पीछे जीके वाले क्वेश्चन करवाओ, तब आपके जवाब ही नहीं आते तो मेरे लाने का मतलब ही नहीं है। मैंने बढ़िया तरीके से कल मैंने देखे थे, लगभग 5 से 7 विद्यार्थियों ने बस जवाब दिए थे। बाकियों ने बस जो आपको इससे पहले मैं करवाता हूँ ना करंट वाले, बस उसी का जवाब देते। इनके प्रश्नों का कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं आप ध्यान देते हो कि नहीं देते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, समझ में नहीं आता आपका सिस्टम क्या है। तो जवाब दिया करो अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं 1-2 दिन आपके लिए और भी देख देता हूँ कि किस प्रकार के जवाब आ रहे हैं। तो ठीक है, नहीं तो अपने ये मुहिम बंद कर देते हैं, फिर इसका देने का मतलब ही क्या है। अब देखो नेक्स्ट डोज, कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। वो बताना है आपको भी कौन सा संविधान संशोधन है। 16वें राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य किस राज्य के विधायक के मत मूल्य के समान था? देखो महत्वपूर्ण, देखो लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? इसका जवाब देना है आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका ही फायदा है इसके अंदर। क्योंकि मैंने देखा है जब तक आप इनके कमेंट में अच्छे तरीके से जवाब दोगे ना, मैं कहता हूँ वो लाइन आपके दिमाग में सेट ही हो जाएगी, भूलोगे नहीं आप अच्छे तरीके से। यही फायदा है आपका बस। तभी तो हम बार बार कहते हैं भी इनके जवाब आप कमेंट में दिया करो अच्छे तरीके से, इसमें आप ही का फायदा होगा। आपके बस ये लगातार ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, डेली के 3 ही वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं और अच्छे तरीके से आपका दिमाग में एकदम सेट ही हो जाएगा भी हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और यहाँ पे तो आपको मैं करवा रहा हूँ, और जैसे अब ये महीना कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको ये वन लाइनर एक साथ भी कंप्लीट करवा दूंगा। जैसे मैंने जनवरी वाले करवा दिए और फरवरी वाले भी मैं आपको लास्ट में, जैसे मंथली क्लास आती है करंट की, उसके प्रकार ये वन लाइनर मैं आपको एक साथ और रिवाइज करवा दूंगा। देखो कितना फायदा आपको मिल रहा है, इसलिए जवाब दिया करो। और ये अपनी बाजार के अंदर बुक आ रही है करंट अफेयर्स की, यूआरओ, पटवारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वीडियो, जेल प्रेरी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, इन सभी के लिए देखो करंट अफेयर्स की बुक आ रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का करंट आपको मिलेगा। बड़ी गजब की बुक है और लगभग ये 24 या 25 फरवरी को आपको बाजार के अंदर ये बुक मिल जाएगी। और यूआरओ की स्पेशल 8 योजनाओं सहित ये बुक बाजार के अंदर आ रही है। इसका जो मैटर है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो ये 24 से 25 फरवरी को बाजार में, और ये फर्स्ट ग्रेड की वन मिशन 1.0 है, ये चल रही है, और 2.0 जून के अंदर आपको मिल जाएगी। तो गजब तरीके की पढ़ो, बाकी क्लासें आपको मिलती रहेगी। और इतना काम कर जाओ कि वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते जाओ। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।